व्यूअर्स वेरी वार्म वेलकम दिस शो। मैं हूं कामरान शाहिद। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट को केपी के अंदर इस वक्त शिकस्त का सामना है। मेरे सामने जो रिजल्ट्स हैं उसके अंदर अहम तरीन जगहों के ऊपर उनके मेयर्स जो है वो हारे। अहम तरीन MNAs के हल्के जो हैं वहाँ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हारी है। इसके अलावा इस वक्त के जो रिज़ल्ट्स हैं 17 डिस्ट्रिक्ट्स के आ चुके हैं। अभी आधा इलेक्शन 2 माह बाद होना है। JUIF जो है वो 19 के साथ टॉप पे है, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिससे 2/3 मेजॉरिटी ली थी यहाँ से लास्ट इलेक्शन में, वो 14 के साथ नंबर 2 पे है। मुख्तलिफ वजूहात बताई जा रही हैं इस शिकस्त की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से ख़ुद ही, और उसमें सबसे इंटरेस्टिंग जो है वो तो बताइए डिप्टी स्पीकर शौकत यूसुफजई ने महंगाई, लेट इट बी द केस कि महंगाई की वजह सब कुछ हुआ। तो मैं ये सोच के हैरान हूँ कि जब पंजाब में भी बल्दियाती इलेक्शन होना है जहाँ के ऑलमोस्ट सारे ज़िमनी इंतखाब PMLN ने जीते हैं, तो वहाँ पे इनकी क्या पोजीशन होगी अगर ये भी केस है महंगाई का। क्योंकि महंगाई ऑब्वियसली सिर्फ KP में तो नहीं आई, पूरे पाकिस्तान में आई, और पंजाब की आवाम तो कुछ ज़्यादा ही हिट और एहतजाज करते हुए नज़र आए। इस सारे सिनेरियो के अंदर ऑब्वियसली नून लीग तो बड़ी खुश है, लेकिन जरदारी साहब का बड़ा इंटरेस्टिंग बयान मेरे सामने आया और उन्होंने खिताब करते हुए कहा कि हमारी जमात ही है जो इस हुकूमत को चला सकती है, और उन्होंने कहा कि तजर्बात कर कर के मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया गया। इस मुल्क पर जब भी कोई मुसीबत आई पीपल्स पार्टी ने उसको संभाला है। उन्होंने ये भी कहा है कि हमें उनको किसी ने कुछ कहा है कि आप फार्मूला दें हमें, तो उन्होंने कहा हम अभी तैयार हैं, लेकिन बात सीधी सी है कि पहले इन हुक्मरानों की छुट्टी करो, फिर हमसे बात करो, तो फिर हम मुल्क संभाल लेंगे। अब ये पोजीशन होगी कि जरदारी साहब ये बात कह रहे हैं, तो इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कितनी ऑकवर्ड पोजीशन में है इस रिज़ल्ट के बाद। पहले ही वो कह रहे हैं हमने कहा था हुकूमत नहीं चलेगी, चूचों का मुरब्बा है, चल नहीं सकता, मुल्क का खाना ख़राब कर दिया गया। महंगाई के ऊपर इस प्रोग्राम के प्लेटफॉर्म से जितना मैंने अवाम के पास जा के हुकूमत को बताया, उतना ही अवाम हुकूमत ने के मुझे बताया कि बायस्ड अप्रोच है। और आज शोबे किस्मत देखें कि जिस वक्त ये महंगाई का रोला रो रही है गवर्नमेंट, उसी वक्त जो शख्स सबसे ज़्यादा महंगाई का ज़िम्मेदार है यानी कि वज़ीर ख़जाना, उसको आज सेनेट में इलेक्ट करवाया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने। मैं एक ब्रेक लूँगा, उसके बाद आज के रिज़ल्ट्स का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासत, पाकिस्तान के आने वाले इलेक्शन की सियासत और बल्दियाती इलेक्शन, क्योंकि मेयर्स को पावर्स बहुत ज़्यादा दे दी गई हैं। जैसा आपको मैंने बताया कि बड़े अहम जगह पेशावर, कोहाट, बन्नू, मर्दान, यहाँ सबसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सफाया हुआ है। तो ये आने वाले इलेक्शंस बल्दियाती पंजाब के और जनरल इलेक्शंस, इस पर क्या इम्पैक्ट होगा, इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। वेरी वार्म वेलकम बैक टू दिस शो। पलविशा खान साहिबा, मुसद्दिक मलिक साहब, और मुझे बताया गया कि अंदलीब अब्बास साहिबा ज्वाइन करेंगी इस प्रोग्राम को। मुसद्दिक मलिक साहब, ये जो इलेक्शन का रिजल्ट आया, वैसे तो इसमें आपके लिए भी कोई खातिर ख्वाह कामयाबी नज़र नहीं आ रही मुझे। आप तो कहीं जाके 1, 2, 3, 4, 5वें नंबर पे हैं। तो इसका मतलब यही लिया जाए कि बेसिकली JUIF जो है वो यहाँ पे उसने सबको ही सुपरसीड कर दिया। पलविशा साहब आपको मेरी आवाज़ आ रही है? यार इतनी हिम्मत से जोर लगा के सवाल, उसके बाद आपने कहा लाइन ड्रॉप हो गई। जी आपको आवाज़ आ रही है मेरी? जी जी। ये जो जरदारी साहब ने अभी बयान दिया, ये इस इलेक्शन के रिजल्ट के तनाजुर में, जिसमें उनको किसी ने कहा कि आप फार्मूला दें और एक नया फार्मूला दें, उन्होंने कहा जी फार्मूला से काम नहीं चलेगा, तजर्बे आपने करके देख लिए, पहले इनकी छुट्टी कराएं उसके बाद आगे चलेंगे। ये इस इलेक्शन के रिजल्ट के उसमें हुआ है, इतनी इंकरेजमेंट मिली अपोजिशन को? नहीं, मेरा ये ख्याल नहीं है कि सिलेक्शन के रिज़ल्ट के नतीजे में फ़ौरन ही कुछ ऐसा हुआ होगा। ये मामलात जो ख़राब हैं ये कोई आज के तो नहीं हैं, और देखने वाले भी जो हैं वो ताड़ने वाले जैसे कहते हैं कि आमद की नज़र रखते हैं, तो क्या उन्हें समझ नहीं आ रही कि मामला किस हद तक ख़राब हो गया है। तो लिहाजा मैं समझती हूँ कि जरदारी साहब से ज़रूर बात किसी ने की होगी, और उसके नतीजे में जरदारी साहब का बिल्कुल ठीक जो है जवाब है कि अपना फैलाया हुआ गंद जो है वो, उसमें मोटा मोटा कचरा तो खुद चुने ना, बाकी तो चले झाड़ू से साफ़ हो जाएगा, लेकिन जो बड़ा गंद पड़ा हुआ है उसको तो खुद उठाएं जो खुद फैलाया है। तो मोटा मोटा कचरा चुनने के बाद जो बचेगा उस पर बात हो सकती है कि फिर उसको किस तरह साफ़ किया जाए। लेकिन ये नहीं है कि पूरे का पूरा कचरे का ट्रक जो है लाकर दूसरों के कंधे पे फेंक दिया जाए, ऐसा नहीं हो सकता। उसके लिए मेरे ख़्याल में हालात और वाक़यात जो हैं बहुत आगे बढ़ गए हैं और वक्त निकल गया है। लिहाजा अब अगर कोई कल के मामलात के बाद कोई और मज़ीद हो सकता है कि हो शायद कोई एक आध और राब्ता हो कहीं ना कहीं,
तो मैं समझती हूँ बड़ा वाज़िया पैगाम है किस कि लेवल पे राब्ता हो रहा है वैसे आप लोगों के अपना दरमियान? फैलाया। किससे हो रहा है राब्ता? जी राब्ता किससे देखिए, हो रहा मुझे है? तो इल्म नहीं है, मेरी मुलाकात उनसे नहीं हुई है अभी, लेकिन मैंने आपने सवाल किया, मैंने वो जो टॉक तो उन्होंने आज आप की ये है, तो जाहिर अप्रिशिएट है करेंगे कि तहरीक वो इस इंसाफ किस्म ने की इतना फेयर इलेक्शन लोग कराया बात क्यों करेंगे? जिसमें वो खुद ही हार गए, मतलब ये तो हम माने ना, कमाल कर दिया। हाँ, नीचे से अव्वल आए हैं। वैसे बड़ी अच्छी बात है कि इतनी धौंस धांधली और इतने वज़रा के धमकियों के बावजूद हम फ़ंड नहीं देंगे, हम ठीक कर देंगे, हम सेट कर देंगे, हम यूँ कर देंगे, उसके बावजूद अपनी काबीना, अपनी वफाकी सूबाई काबीना के बावजूद, वज़ीर आला के बावजूद, फिर भी जो जमात जो है इस जगह पे खड़ी है, मैं समझती हूँ। और जो कल आपने देखा KPK में जिस तरीके से पुरतशद्दुद वाक़यात हुए, जिस तरीके से खुलम खुला जो है वो धांधली हुई, उसके बावजूद भी जो जमात जो है वो कुछ ना कर सके, तो फिर उन्हें धांधली भी सही तरीके से नहीं आती। राइट, 8 बज के इनके लिए आखिरी रास्ता 8 बज के हो EVM गए ही है, 13 मिनट अगर वो भी हुकूमत काम कर जाए। 8 बज के 13 मिनट हो गए, गए, चलेगी। पॉइंट आ गया जी उम्मीद तो ये है आपका, कि जो बिल्कुल आ गया। अहलियत है उसको मद्देनजर रखते हुए EVM मशीन भी कोई नहीं चलने वाली। राइट, 8 बज के हो गए 13-14 मिनट होने वाले हैं। हुकूमत का कोई नुमाइंदा अब इस इलेक्शन पे जो डिफीट हुई है उसको डिफेंड करने नहीं पहुंचा। बड़ा बेताबी से इंतजार है मुझे। अंदलीब अब्बास साहब, शुक्र करे नहीं है, अंदलीब अब्बास साहबा का बड़ा बेताबी से इंतजार है, उनके सामने रिजल्ट रखूं। लेकिन बहरहाल मुसद्दिक मलिक साहब, आपको मेरी आवाज़ नहीं आई, मैं बता रहा था कि 5वें नंबर पे आई आपकी पार्टी, तो आपने भी कुछ ऐसा खास तीर नहीं चलाया इधर कि वैसी डील हुई थी मौलाना से कि आपने आगे नहीं जाना, उन्होंने लीड करना है? नहीं, दो चीज़ें हैं। एक तो मैं पहले, अगर आप चाहें तो मैं PTI का मौक़िफ़ दे देता हूं, क्योंकि आपके पास कोई आया PTI का मौक़िफ़ आप देंगे? जी जी फरमाइए फरमाइए। मैंने कहा अगर आप चाहें तो, क्योंकि भाई आज तो हालात ही बड़े अजीब से चल रहे हैं जब से प्रोग्राम शुरू हुआ, बल्कि उससे पहले से। लेकिन पॉइंट ये हो रहा है कि वो नज़र नहीं आ रहे मुझे PTI वाले से, हालात अजीब से हुए हैं उनके लिए ग्राउंड पे भी और वैसे भी। फरमाएं क्या मौक़िफ़ देना चाह रहे हैं? वो असल में हमारी भी कुछ कारकर्दगी इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं आई, क्योंकि PTI के मुताबिक हम वहाँ पे धांधली कर रहे थे, धांधली के नतीजे में बेचारी पीपल्स पार्टी हार गई। इसके अलावा और क्या जस्टिफिकेशन हो सकती है? पीपल्स पार्टी हार गई, PTI हार गई भाई। PTI, आप PTI का मौक़िफ़ दे रहे हैं, क्या हो गया आपको यार? मैं वही जी मैं PTI का मौक़िफ़ दे रहा हूँ। अच्छा, पीपल्स पार्टी PMLN ने, यानी मेरे कान बज रहे हैं आज। इतनी धांधली मचाई कि PTI बेचारी हार गई। क्योंकि दूसरा ऑल्टरनेटिव ये है कि जो महंगाई PTI ने की है इस मुल्क में, उस महंगाई के बाद जब लोग आंसुओं से रो रहे हों, आप किसी शख्स से पूछें, अभी मैं जिन ड्राइवर के साथ आ रहा था, मैंने उनसे पूछा आपका गुजारा चलता है? जी जी। उन्होंने कहा नहीं भाई नहीं चलता। तो मैंने कहा कैसे, फिर क्या करते हैं? तो उन्होंने कहा मेरे अब्बा की पेंशन आती है, उससे घर चलता है। कल मैं एक सिपाही से पूछा सड़क के ऊपर कि गुजारा चलता है? उसने कहा सर 13 तारीख को पैसे ख़त्म हो जाते हैं। तो मैंने कहा क्या करते हो 13 के बाद? तो उसने कहा जी 13 के बाद जितना राशन इकट्ठा हो जाता है उसको हम राशन करने की कोशिश करते हैं ताकि वो ख़त्म ना हो, 18 तक 19 तक चल जाए, फिर मांग। मुसद्दिक साहब, मेरे 2 सवाल है आपसे इसी बात पे। एक तो मुझे लगता है आपको जर्नलिस्ट हो जाना चाहिए, जिन कामों में आप पढ़ गए तो काम हम करते हैं, लोगों को रोक रोक के पूछे हालात क्या चल रहे हैं। और दूसरा, जितनी क्रिटिकल रिपोर्टिंग आप महंगाई को लेके इंस्पायर्ड तो है, मुझसे बहुत से लोग इंस्पायर हैं, कुछ मैं चाहता हूँ कि हो, कुछ बिला वजह हो जाते हैं। तो मैं ये आपसे सवाल, मेरा बेसिकली ये था कि ये इतनी इंस्पिरेशनल मोटिवेशनल जो आप सवाल पूछते हैं, ये कभी आपने अपने हुकूमत के दौर में वैसे नहीं पूछे होंगे लोगों से, ये इन्हीं के दौर में पूछ रहे हैं आप? नहीं, कंटिन्यू प्लीज। नहीं, हाँ ये आपकी बात ठीक है। हाँ जी, आपकी बात ठीक है। अपनी हुकूमत के दौर में पूछते थे जी, और शुरू में मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है, आपके प्रोग्राम में आने से मैं बहुत ज़्यादा घबराता था, क्योंकि आप बिजली का पूछते थे, और आपको याद होगा कि मेरा ताल्लुक बिजली था। जी आप पूछते थे कि ये लोड शेडिंग तो अब 6 महीने हो गए हैं, 9 महीने हो गए हैं। मैंने कहा शहबाज शरीफ का अपना नाम चेंज करेंगे, वैसे तो उनको बड़े खूबसूरत नाम मिलते हैं, उन्होंने कहा था अपना नाम चेंज कर दूंगा मैं, वो इसलिए आपसे पूछता था बार बार। लेकिन आप ये देखिए, आप पूछते थे और हमें घबराहट होती थी, क्योंकि हुकूमत में थे ना जी। मगर 2-3 साल में हमने बिजली का मसला हल कर दिया। सही। वो शहरी इलाकों में जो 12 से 14 घंटे लोड शेडिंग होती थी, और दही इलाकों में 16 से 18 घंटे जो लोड शेडिंग होती थी, वो ख़त्म हो गई। और ये आज बेशुमार बातें कर रहे हैं, ट्रांसमिशन, अगर ट्रांसमिशन नहीं तो हमारे आखिरी साल में जितनी बिजली बनी थी वो ट्रांसमिट कैसे हुई थी? वो कोई जिन्न आके ट्रांसमिट कर गए थे आखिरी साल में हमारे? यानी जो हमने बिजली बनाई उसको ट्रांसमिट करके दिखाया ना भाई।
लोड शेडिंग ख़त्म की, सिफर पर लेकर आए ना, क्योंकि लोगों का दर्द था दिल में। जब हमें मिली हुकूमत तो उस वक्त जीडीपी का क्या रेट था, और जब हमने हुकूमत छोड़ी तो जीडीपी का क्या रेट था। आम आदमी को जीडीपी से क्या लगे, मगर आम आदमी को ये पता है कि जब तरक्की की शरह बढ़ती है तो नौकरियां मिलती हैं, जब नौकरियां मिलती हैं तो घर चलते हैं। जिस हुकूमत को ये ना पता हो, जिस हुकूमत को ये ना पता हो कि महंगाई करने से लोगों का जनाजा निकल जाता है, जिस हुकूमत को ये ना पता हो, जिसके वजीर ये कह रहे हो कि अगर दवाई इतने की हो गई तो क्या फ़र्क पड़ता है, जिसको ये ना पता हो कि पहले इस पंजाब के अंदर मुफ्त डायलिसिस हुआ करता था जी, इसके बावजूद आप हमें क्रिटिसाइज करते थे और सही करते थे और हम घबराते थे, मगर अब वो मुफ्त नहीं होता डायलिसिस भाई। अब वो 12,000 रुपए का डायलिसिस 10,000 रुपए का सरकारी अस्पतालों में हो रहा है। तो लोग क्या करें, मर जाएं, ना दवा खरीद सकें, ना खाना खरीद सकें, ना बिजली का बिल दे सकें, ना बच्चों की फीस दे सकें। पॉइंट ये है कि आपके दौर में महंगाई इतनी नहीं थी, लेकिन अब ये खटका लगा रहता था कि पाकिस्तान की दौलत जो है वो ना चोरी हो जाए। अब एटलीस्ट ईमानदार लोग आए, साफ शफाफ लोग आए, उनका ये हमें पता है कि भाई वो चोर नहीं है, वो कन्विक्टेड नहीं है, वो उन्होंने पैसा नहीं चुराया। आप लोगों के दौर में तो सदीक साहब ये लगता है ये था कि पता नहीं क्या कुछ कहाँ डाके पड़ रहे। बड़ी माजरत के साथ, वैसे तो माजरत करनी नहीं चाहिए, इस बात पे खुल के बात करनी चाहिए। ये बात आपकी नहीं, आप माजरत नहीं, आप माजरत क्यों करें, माजरत आपको माजरत कतन नहीं करनी चाहिए, आपका काम है माजरत को दफा करें। बात ये है कि हमारे दौर में चोरी हुई, चीनी सस्ती थी, चोरी हुई, आटा सस्ता था, चोरी हुई, बिजली सस्ती थी, चोरी हुई, लोगों के घर चलते थे जी, चोरी हुई, लोग अपने माँ बाप की दवा लेकर आते थे। ये किस तरह की ईमानदारी है भाई? यानी चीनी की जो चोरी हुई है उसमें नाम किसका है? दाएं तरफ देखें तो चीनी चोर बैठे हुए हैं, बाएं तरफ देखें तो आटा चोर बैठे हुए हैं, पीछे देखें तो वो लोग जिन्होंने 500% यानी 5 गुना कर दी दवाओं की कीमत, वो बैठे हुए हैं। वो सारे वजीर हैं, सबके नाम लिखे हुए हैं, नाम लिखे पड़े हैं सबके, और वो आज भी वजीर हैं। भाई इमरान खान ने जेब में पैसे तो डाले ना यार। इमरान खान के तो कोई एवनफील्ड अपार्टमेंट नहीं है, उनका तो कोई कतरी लेटर का मामला नहीं हुआ, उनका तो पनामा की ऑफशोर कंपनी में नाम नहीं। मेरा तो ये काम नहीं है ना, मेरा तो ये काम नहीं है ना कि मैं जस्टिस वजीहुद्दीन साहब के जवाब दूं। ये तो आपको जस्टिस वजीहुद्दीन साहब चले पलविशा से पूछ लेते हैं। पलविशा एक तो बात बने यार, आ गया पॉइंट, ये तो आ गया सदीक साहब। आज तो आप बहुत शेर हुए हुए क्योंकि गवर्नमेंट नजर नहीं आ रही, ना इलेक्शन में नजर आई केपी के, ना इस प्रोग्राम में नजर आ रही है। 8:19 हो गए। तो मुझे ये बताइए प्रोफेसर साहब, एक तो तसल्ली है, देखे ना कि एक ईमानदार लीडर हमें मिला है। वो कह रहे थे जैसे वजीर साहब जो भी कहते हैं, वो जहांगीर तरीन तरदीद कर दिए कि उनका बरी गाला कि उससे कोई ताल, ये तसल्ली तो है ना, ये यूएसपी तो है जो इलेक्शन में आपको मात देगी कि एक ईमानदार लीडर से टकराव होगा आप लोगों का। कामरान शाहिद साहब, एक तो पता नहीं आपको क्यों इतना इश्तियाक है वही पुरानी टेप सुनने का जो हर प्रोग्राम में हुकूमती नुमाइंदे सुनाते हैं। लेटेस्ट आई है वजीउद्दीन की, ये तो मानी खेज बातचीत हो रही है, तो होने दें, जो नहीं आया उसको ना आए। लेकिन बात यह है कि ये जो ईमानदारी का जो होता है ना टेस्ट, ये बाद में पता चलता है। जब आप उतरते हैं हुकूमत से तो फिर जो आपको मौके जो आपने हाथ मारे होते हैं वो तो बाद में निकलते हैं। अभी इनके होते हुए तो ये इंटरनेशनल अपने आप को सादिक और अमीन कहते हैं, लेकिन बात तो है कि जिसने सादिक और अमीन करार दिया वो खुद सादिक और अमीन जो है उसके होने पर बहुत बड़ा सवालिया निशान लग गया है। लिहाजा बात यह है कि इनकी अगर आपने ईमानदारी के किस्से सुनने होंगे तो इनकी हुकूमत के जाने के बाद अभी भी बहुत सी चीज़ें जो हैं वो सामने आई हैं। अरबों के खांचे जो हैं वो कहाँ किस चैरिटी में गए हैं बताइए? ये चीनी, आटा, बिजली, LNG, पेट्रोल, ये किधर गए हैं सारे? इमरान खान की जेब में तो नहीं गए ना, उन्होंने कोई अपने एसेट्स तो नहीं बनाए ना, ईमानदार आदमी है। कहीं कोई मस्जिदें पूरी मुल्क में नहीं बन गई, कहीं कोई यतीम खानों का जाल नहीं बिछ गया, क्या हुआ? किधर गए? कहाँ लगे? और ये बताइए जो कर्जा जात लिए गए, जो हमें रिकॉर्ड 70 साल में किसी ने नहीं लिए, जो इन्होंने कशकोल उठा के भीख मांगनी शुरू की, जो कल तक जारी थी, जहां अब ये अफ़गानिस्तान के लिए भीख वो कटोरा लेके निकल पड़े हैं। तो बात यह है कि वो सब कहाँ गया? और जो ये बातें निकल रही हैं, जो स्कैंडल्स निकल रही हैं लेकर वो बिल, ये जो आपकी वो जो ट्रे वहाँ चल रही है बस, BRT से लेकर मालम जब्बा से लेकर बिलियन ट्री, कहाँ गया? ये बातें तो तब निकलेंगी जब खान साहब सीट से नीचे उतरेंगे, फिर पता चलेगा। लेकिन ये भी मज़े की बात है कि जो खुद अपने आप को ईमानदारी का सर्टिफिकेट ले रहे हैं, कल पूरे खैबर पख्तूनख्वा में जिन्होंने इनको वहाँ से जिला बख्शी, कल उधर ही से इनकी जो है सियासी जनाजा निकल रहा था, और इनके वफाकी वज़रा, इनके अहदेदारान जहाँ जाते हैं लोग पथराव करते हैं, लोग गिरबान से पकड़ते हैं, लोग तवाज़ो करते हैं।
लिहाजा अगर ये इतने ईमानदार हैं तो ये अवाम को समझाएं। अवाम इस वक्त ये बात समझने को तैयार नहीं है। अवाम कहती है वो चोर डाकू तुमसे लाख दर्जे बेहतर थे, जिनके होते हुए हमारे मुंह से निवाले नहीं छीने जाते थे। अब आप ये देखिए कामरान शाहिद साहब, जिस हुक्मरान को ये समझ ना आए कि उसके अपने मुल्क में लोग भूखों मर रहे हैं, न जलाने को गैस है न पकाने को घास तक मैसर है, और वो कशकोल लेकर निकल पड़े अफगानिस्तान के लिए। अंदाजा कीजिए भाई, आपको क्या मसला है? आप किस तरह के वकील बने फिरते हैं? मुस्लिम उम्मा है, मुस्लिम उम्मा का सवाल है यार। आप विजनरी, जो लोग विजनरी लीडर होते हैं, देखिए भुट्टो साहब ने सोचा, अंदाजा कीजिए किस तरीके का बहरापन और अंधापन है। मैं तो ये कह रहा हूँ कि जो नजर नहीं आ रहे, परवेशा साहिबा पर तो नजर डालें भाई। थोड़ा तसल्ली रखें कि वो विजनरी लीडर हैं इमरान खान साहब, वो अपने मुल्क का नहीं सिर्फ वो साथ वालों का भी सोचते हैं। ये होती है बड़ी अप्रोच। आप लोग समझ रहे हैं कि बस ये बल्दियाती इलेक्शन में मरदान में क्या हुआ, इस पे प्राइम मिनिस्टर से बात कर लो, कोहाट में क्या हुआ, बन्नू में, वो एक विजनरी लीडर है। बहरहाल अंदलीब साहब आ गई है, इससे ज्यादा मैं डिफेंड नहीं कर सकता, गवर्नमेंट को बहुत कर दिया मैंने। यहाँ से 7 समंदर पार है। कश्मीर में जो कुछ इन्होंने किया, क्या वो 7 समंदर पार है? क्या वो हमारे साथ नहीं है? पॉइंट आ गया आपका जी। क्या उनका आपको दुख नहीं सताता? बिल्कुल ठीक है। आपके होते हुए जो चीज आपके हाथ से निकल गई, 70 साल में किसी भारतीय हुक्मरान की जुर्रत ना हुई, वो जो आपके उन्होंने अभी कश्मीर में करते हैं बात। अभी साहब एक मिनट ठहर जरा इधर, तो उधर कोई जिम्मेदारी नहीं बनती। मैं ये कह रहा हूँ, आप इधर ही ठहरे, मैं आता हूँ कश्मीर में दोबारा, जरा केपी का मसला हल कर लूँ। अंदलीब साहब बहुत ही डबल वार्म वेलकम आपको। तो आज आप इतना असल में मुश्किल में पड़ जाता हूँ जब गवर्नमेंट का बंदा नहीं होता ना, मुझे गवर्नमेंट को डिफेंड करना पड़ता है, जो मेरे लिए एक बहुत ही, कोई भी गवर्नमेंट ऑफ द डे हो, वो एक बड़ा मुश्किल कठिन मरला होता है। पता नहीं किस तरह बखूबी में निकला, आप रिपीट में देखिएगा। ये बता दीजिए कि केपी का रिजल्ट जो है ये इंडिकेट नहीं कर रहा, पाकिस्तानी मीडिया जो आपको पिछले 3.5 साल से कह रहा है कि आपको बदतरीन शिकस्त होगी अगले इलेक्शन में, क्योंकि महंगाई और पुअर गवर्नेंस की वजह से आप उस सूबे में हारे हैं फिलहाल जहां पे आपकी 2/3 मेजोरिटी थी जनरल इलेक्शन में। और जिस तरह परवेशा साहिबा कह रही हैं कि पथराव गिरेबान यहां तक बात आ गई, इससे तो अच्छे चोर डाकू थे जनाब। जी शुक्रिया कामरान। और आपने खुद ही कह दिया कि पिछले 3 साल से सारे मिलके एक ही बात कर रहे हैं कि जी इनको एक वोट नहीं पड़ेगा, ये नहीं पड़ेगा, वो नहीं पड़ेगा। नहीं, ये नहीं कह रहे, मैं कह रहा हूँ महंगाई की वजह से आपको हालात खराब हो गए। मैंने ये नहीं कहा 1 वोट ही पड़ेगा, 1-2 वोट तो पड़े आपको, ऐसी बात नहीं। 10 सीटें आपकी 14 हो गई बल्कि। वही तो मैं कह रही हूँ कि जितनी हर रोज ये कहा जाता है कि ये पार्टी गई और ये हो गया और ये, उस हिसाब से तो वी आर स्टिल इन द, अभी तो पूरे इलेक्शंस हुए नहीं, आधे इलेक्शंस हुए हैं, तो आप ये देखें कि हम स्टिल, मैं तो बड़ी मतलब आप सबके एनालिसिस के बाद अगर हम फिर इस पे लीड कर रहे हैं और अभी आधे इलेक्शंस बाकी हैं, तो वाकई इसका मतलब है कि इन सब चीज़ों के बावजूद जो आप कह रहे हैं और महंगाई है, उसके बावजूद लोग जो है हमें ट्रस्ट करते हैं। मेरे ख्याल में तो ये रिमार्केबल रिजल्ट है। देखिए ये रिमार्केबल रिजल्ट है। एक मिनट ठहर जाए, केपी के जो 4 अहम तरीन जगह हैं, पेशावर वहां से आप हारी, आपकी पार्टी, कोहाट से आप हारे, बन्नू से आप हारे, मर्दान से आप हारे। पेशावर की टोटल 5 सीट्स बनती हैं इसके अंदर, जो एनए के अंदर। कोहाट की 1 सीट बनती है, मर्दान की 3 बनती है। जो अहम तरीन वुज़रा हैं जिनके हलकों में वो शिकस्त से बचा नहीं सके तहरीक इंसाफ को, मैं पढ़ देता हूँ। अली अमीन गंडापुर, अली मोहम्मद खान, वज़ीर दिफा परवेज़ खटक, वो अपनी तहसील में हार गए। उमर अयूब, शहरयार आफरीदी, शिबली फराज, गवर्नर शाह फरमान, इन जगहों से आप हारे हैं। तो आप अभी भी इसको कामयाबी समझ रहे हैं? दिस इज़ नॉट अलार्मिंग फॉर यू? देखिए आप ये बहुत सारे नाम जो आपने लिए ना, इनमें कितनी सीटें, ये क्या है, ये अभी मेरे पास तो वो रिज़ल्ट अभी नहीं है, लेकिन मैं आप ओवरऑल रिज़ल्ट की आपको बात कर रही हूँ कि अगर एनालिसिस ये था कि जी ये बिल्कुल वाइप आउट हो जाएंगे, बदतरीन हालात आपके मुताबिक, तो उसके बावजूद अगर हम ओवरऑल एक लीडिंग पार्टी हैं, आप 2/3 अंदलीब साहिबा, यू गॉट 2/3 मेजॉरिटी इन केपी इन द लास्ट प्रोविंशियल इलेक्शन। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि ये तो केपी है जो समझा हुआ लोगों ने कि आपका ही होगा। वहाँ ये पोजीशन है कि मौलाना फजल रहमान जीत गए, ऑपोजिशन जीत गए, तो पंजाब में आपका क्या हाल होगा? मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि इसका कोई एनालिसिस कर रहा है आपका थिंक टैंक के नहीं? देखिए बात वही है कि आप जनरल इलेक्शन की बात करें, नंबर 1। नंबर 2, आप खुद कहते हैं कि ये इस सेंचुरी का बदतरीन 2 साल है। इस वक्त भी आपको पता है कि
अमेरिका से लेके यूके से लेके हर जगह ओमिक्रॉन लेके डेल्टा वेरिएंट लेके उनकी इकोनॉमीज बंद हो रही हैं। क्रिसमस पे वो क्रिसमस नहीं मना सकते, बुरा हाल है। बल्कि कल परसों मैं एक प्रोग्राम में थी, उन्होंने कहा जी आप क्या, वो तो इस वक्त तो अमेरिका में जो बाइडन है उनकी पॉपुलैरिटी जो है वो सबसे नीचे हो गई है, वहाँ 40 साल जितनी महंगाई 40 साल में नहीं हुई। तो अगर ये बाकी दुनिया में हो रहा है और हम स्टिल, ठीक है जनरल इलेक्शन को आप प्रॉब्लम ये है कि आपने ना प्राइम मिनिस्टर ने 4 बातें की, मैं बताया तो आप गिन के इसका मतलब है सुन तो ले, वी हैव परफॉर्म बेटर देन देम। बेटर देन देम तो होंगे आप, लेकिन मैं तो आवाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ। प्राइम मिनिस्टर ने पहले कहा महंगाई इसलिए है, इकॉनमी इसलिए ग्रो नहीं कर रही, 0 पॉइंट कुछ पे गई हुई क्योंकि ये पिछली गवर्नमेंट की पुअर गवर्नेंस और कर्जे थे। फिर आपने कहा कोरोना, फिर आपने कहा कि जी फिर दोबारा कर्जों पे आप आ गए, और चौथे फिर आपने कहा पूरी दुनिया में महंगाई फैल गई है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जो वोटिंग पैटर्न है, ख्वाह वो ज़िमनी इंतखाब हो पंजाब के और पाकिस्तान के, या वो कंटोनमेंट के इलेक्शन हो पंजाब के, या वो अब ये केपी का इलेक्शन हो, आवाम को आप कन्विंस करने में यकसर जो है नाकाम रहे कि ये मसला जो है ये आपकी पूरी गवर्नेंस का नहीं है। आपके अपने वजीर कह रहे हैं यार, ये जो आपके शौकत यूसुफ डिप्टी स्पीकर हैं वो जो कह रहे हैं महंगाई की वजह से हारे में, तो आवाम तो नहीं कन्विंस रहा आपके नैरेटिव से। नहीं देखिए कामरान, आप महंगाई का हम सब हर दफ़ा कहते हैं कि बिल्कुल महंगाई है, और इसके लिए मैं पहले भी आपको कह चुकी हूँ कि आप देखें ना, ये जो 2 पार्टियां बैठी हुई हैं, मैं सुन रही थी इनको। पहली बात तो ये लोड शेडिंग की ये बात ये तो आज बहुत खुश है प्रोग्राम में आके जी, तो मैं यही बता रही हूँ जिनकी 1 सीट और जिनकी 2 सीटें आई हैं वो बहुत खुश हैं। तो पहली बात तो ये सुने कि ये जो लोड शेडिंग की बात करते हैं, मैं आपके प्रोग्राम में आके आपको दिखा चुकी हूँ एविडेंस के साथ। एक तो वो हेडलाइन थी जब शहबाज शरीफ ने कहा अब मैं जा रहा हूँ, आप खुद ही लोड शेडिंग को भुगतें, ये जंग की हेडलाइन थी। दूसरी आई थिंक इट वाज 13 मई को सबसे बदतरीन लोड शेडिंग हुई थी 18 घंटे की, 13 मई, मैं 2018 की बात कर रही हूँ, और वो मैं ला के आपको दिखाया था। ख्वाजा आसिफ की ट्वीटें उसके ऊपर हैं कि ये लोड शेडिंग जो है, और उसमें वही कहा गया था कि जी ठीक है हमने ट्रांसमिशन, वैसे तो हम 25,000 प्रोड्यूस कर रहे हैं, आप ठीक कह रही होंगी, ये हुआ होगा दिलीप साहबा, लेकिन अब इस वक्त जो आपकी 3.5 साल की पहली बात तो ये कौन सी लोड शेडिंग इन्होंने रिमूव की? अगर इतनी इन्होंने की थी तो ये इनको 13 सीटें मिलनी चाहिए थी केपी में। मेरी बात सुन लें, आप ये बात शायद फैक्चुअली सही बात पे खुश हो रहे हैं। मेरी बात तो सुन लें, आप फैक्चुअली सही बात कह रही होंगी कि इनके ज़माने में जिस तरह ये कह रहे हैं उस लोड शेडिंग मुकम्मल तौर पर ख़त्म नहीं हुई। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि लोगों ने अब आपको पलविशा और मुसद्दिक मलिक की हुकूमतों की परफॉर्मेंस पे नहीं जांचना, उन्होंने आपको आपकी परफॉर्मेंस पे मापना है। आपने गैस के लिए क्या किया? आपने पेट्रोल जहाँ 17 रुपये कम आपको मिल रहा है, लेकिन आपने सिर्फ आवाम को 5 रुपये का रिलीफ क्यों दिया? आपने महंगाई के लिए क्या किया? आपने चीनी माफिया खिलाफ, ये आपसे लोग पूछेंगे। आप जितना कह लें, मेरे टॉक शो में सिर्फ आप भी बोलती रहे, मैं सवाल भी ना करूं, कहते भी रहे। देखिए प्राइम मिनिस्टर ने हर जगह ये बयानिया बनाया, चाहे वो कोई किसी किस्म की कॉन्फ्रेंस थी कि ये करप्ट हैं, हम सही हैं, इन्होंने मुल्क तबाह कर दिया, हम ठीक करने आए। लेकिन हुआ क्या? केपी का रिजल्ट आज आपके सामने है, पंजाब का आपके सामने इससे भी ज़्यादा ओवरवेलमली आ जाएगा, नजर आ जाएगा। लेकिन चले आपकी बात आगे रखता हूँ। सदिक साहब, आप इतने क्यों इतराते फिर रहे हैं भाई? 1-2 सीटें लेके आप ऐसे तैश में आ गए जैसे कि आपने पूरा मैदान ही लूट लिया। मुकम्मल वाइप आउट नहीं हुई तहरीक इंसाफ, सीधी सी बात है ये। इस पे तो मैं आपसे लड़ाई हो जाएगी अगर आपने कहा कि ठीक है। बिल्कुल नहीं जी बिल्कुल। मैं तो आपसे 2-3 चीज़ें आपके सामने पेश करूंगा। हुकूमत की गवर्नेंस देखें, मैं आपको 2 इशारे देता हूँ जी। हुकूमत ने 100 अरब रुपए के करीब मार्केट से उधार लेना था। इन्होंने बैंकों को कहा हमें पैसा चाहिए, बैंकों ने बिड किया, को 10 कुछ फीसद की बिड आ गई कि आप 10 कुछ फीसद इंटरेस्ट के ऊपर हमसे 100 अरब रुपया ले लें। हुकूमत ने बिड कैंसिल कर दी। बिड कैंसिल करने के अगले दिन हुकूमत ने सूद बढ़ा दिया, यानी इनको मालूम था ये एक पॉलिसी डिसीजन है कि हमने सूद बढ़ाना है। बैंक कह रहे हैं हमसे हुकूमत पाकिस्तान 10.25% या कुछ ऐसे नंबर के ऊपर पैसे ले ले। हुकूमत ने उसको बिड को रिजेक्ट किया, अगले दिन इंटरेस्ट रेट बढ़ाया, 1 हफ्ते के बाद दोबारा बिडिंग करवाई। अब क्योंकि इंटरेस्ट रेट बढ़ चुका था तो अब 11.25% के ऊपर उन्हीं बैंकों से पैसा ले लिया। यानी बैंकों को इस 1 हफ्ते के अमल में 1% से 1.25% 100 अरब रुपए पे फ़ायदा हुआ। मुझे बताइए करप्शन नहीं है? चलें, अगर करप्शन नहीं तो मिस गवर्नेंस भी नहीं है, और अगर मिस गवर्नेंस भी नहीं तो ये क्या चीज़ है
क्या आपको एक बंदा कह रहा है मेरे से 10% में पैसे ले लो, आप कहते हैं नहीं मैं टैक्स पेयर का पैसा 11% के ऊपर तुमसे लूंगा? कमाल है ये। चलें इसको छोड़ दें, जरा एलएनजी को देख लें। इस वक्त एलएनजी इनको 1.5 साल पहले $4 में मिल रही थी, 3 से 5 साल के कॉन्ट्रैक्ट इन्होंने रिजेक्ट कर दिए कि हमें $4 में नहीं चाहिए। इन्होंने फिर $32 में, $17 और $32 की शिप्स इन्होंने ली। उसको भी छोड़ दें। फर्नेस ऑयल जो है इस वक्त हुकूमत के पास पड़ा है, सारे पाकिस्तान की जो रिफाइनरीज हैं वो बंद हो चुकी हैं क्योंकि फर्नेस ऑयल इन्होंने इंपोर्ट कर लिया है और इतना इंपोर्ट किया है कि इनके पास स्टोरेज की जगह नहीं रही, तो इन्होंने अपनी जो पाकिस्तान की रिफाइनरीज हैं वो बंद कर दी हैं। जिस चीज़ की ज़रूरत नहीं थी उसको इंपोर्ट कर लिए और जिस चीज़ की ज़रूरत थी एलएनजी उसको नहीं लिया है। तो लोगों के चूल्हे भी बंद हो गए हैं, 3 दिन से इंडस्ट्री भी बंद हो गई है। अब इसमें क्या हो सकता है? या तो इसमें कोई ये फर्नेस ऑयल वाली माफिया है कि नहीं थी ज़रूरत फिर भी इंपोर्ट कर लिया। आपका पॉइंट क्या ओवरऑल? और अगर चले जी, एक तो करप्शन तो खैर सामने आ ही जाएगी। आपको अभी मालन जब्बा का, आपको ये NICL का, EOBI का, मिनरल्स एंड मेटल्स का केस, चीनी का केस, आटे का केस, दवाई, ये सब आपके सामने आ जाएंगे कुछ देर में। अभी तो पड़े हुए हैं NICL, EOBI, मिनरल्स एहतसाब कमीशन, जिसमें इनके लगाए हुए आज आपकी ना बॉडी करप्शन को छोड़ दें। सद्दिक साहब, बड़ी मुझे वो लग रही है, बड़ी जबरदस्त लग रही है और मुझसे बर्दाश्त नहीं हो पा रहा कि आप खुश हैं आज, क्योंकि आप लोगों को खुशी से क्या ताल्लुक? आपने जो हरकतें की इस मुल्क में देखें मेरी बात सुने कामरान, मैंने आपको ये एक बात बताई है, हमारी हुकूमत तो चलें आप अगर समझते हैं अच्छी नहीं थी तो नहीं होगी। हम समझते हैं हमने तरक्की की, हमने डेवलपमेंट फ़ंड लगाए, हमने बिजली का मामला किया, हमने 1.2 बिलियन क्यूबिक फुट की गैस लगाई, हमने कोई 5-6 हज़ार मील की सड़कें बनाई, लोगों को एम्प्लॉयमेंट दी, महंगाई नहीं होने दी। आप समझते हैं अच्छी नहीं है, नहीं होगी अच्छी, नहीं होगी अच्छी। सवाल ये पैदा होता है कि ये जो हुकूमत 3 साल से यहाँ पर बैठी हुई है, ये हुकूमत इस वक्त क्या कर रही है? ये जो गरीब आदमी आपके सामने हैं जिनका मैं नाम ले रहा हूँ, कल जो मैंने जिस पुलिस अफसर से बात की वो कोई MP था, वो मिलिट्री पुलिस का अफसर था, उसकी 28,000 रुपये या 30,000 रुपये तनख्वाह है। मुझे आप ऐसे करें, एक कागज़ लें और 28-30 हज़ार रुपए वाले बंदे का जरा बजट बना के दिखा दें, कोई बंदा बना के दिखा दे। और पाकिस्तान में लोग 18,000 20,000 कमा रहे हैं। ये जो अभी आपके हमारे ड्राइवर लेकर आए हैं ये को 20-22 हज़ार रुपए कमाते होंगे। अगर आप 35,000 30,000 22,000 18,000 वाले बंदे का बजट नहीं बना सकते तो इसमें कोई खुश होने वाली बात नहीं है। बात यह कि यह हुकूमत फेल हो रही है और उसके बावजूद आप कहते हैं कि चीनी कम डाल दो, पॉइंट आ गया, रोटियां कम खा लो, आपका पॉइंट ना रोटी खा। अंतलीब साहिबा ये जो बात कर रहे हैं उसको आप पहले मौजूद नहीं थी, मैंने पढ़ के सुनाया था। इस हद तक आपकी पोजीशन खराब हो चुकी है पॉलिटिकल पावर पॉलिटिक्स में कि आज जरदारी साहब ने कहा है कि हमसे कहा जा रहा है कि हमें कोई फार्मूला दिया जाए, तो हमने ये कहा आगे से कि तजर्बात करके मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया और पहले इन हुक्मरानों की छुट्टी कराएं फिर हमसे बात करें, हम मुल्क संभाल लेंगे। आपके इतने बुरे हालात हो गए इस वक्त ज़िमनी इंतखाब और KP के इलेक्शन के तराजुर में कि जरदारी साहब ने इस हद तक ये बात कर दी। जरदारी साहब का तो आपको याद है ना, एक दफ़ा वो कह के गए थे कि मैं चने चबवा दूंगा और ये कर दूंगा, ईंट से ईंट बजा दूंगा। उसके बाद 2 साल के लिए छुप गए थे, जाके ईंट से ईंट बजाने वो 2 साल के लिए दुबई में छुप गए थे। तो वो अब पता नहीं कहाँ छुपेंगे कहाँ नहीं छुपेंगे, तो उनका क्या कहना। नंबर 1। नंबर 2 जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि यहाँ बैठ के आप कह रहे हैं जी फ़लानी चीज़ ख़राब फ़लानी चीज़ ख़राब। मैं हमेशा सवाल एक करती हूँ, मुझे उसका कभी जवाब नहीं मिलता। भाई आप कहते हैं यहाँ करप्शन हुई, यहाँ करप्शन, आपका काम है। हम तो अपोजिशन में थे और वज़ीर आज़म साहब जो थे वो उधर थे, वज़ीर आज़म थे पाकिस्तान के, हमने उन पे केसेस किए, प्रूव किया, 2-2 साल फाइट किया। आपको इतनी करप्शंस का पता है और आप सब टीवियों पे बैठ के कहते हैं ये भी करप्ट है, ये भी। आप अपोजिशन का काम होता है बाहर निकले, स्ट्रगल करे, केसेस को प्रूव करे और कहे कि जी ये। अब मैं इनको पूछती हूँ, ये कहते हैं जी जहांगीर तरीन फलाना फलाना। हम 5 साल अपोजिशन में थे, ये हुकूमत में थे, तब भी ये कहते थे, हम कहते थे कि जी हमारे बंदे, तब भी आके नहीं पकड़ा उनको। लेकिन दिलीप साहिबा इन्होंने तो नहीं पकड़ा, लेकिन आप लोगों ने तो रिपोर्ट बना ली, रिपोर्ट के अंदर उनका नाम आ गया, आपने भी नहीं पकड़ा। आपने जज चेंज करवा दिए, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर चेंज करा दिया FIA के।
नहीं, ये बिल्कुल नहीं, बिल्कुल। अब उन पे केसेस अभी भी चल रहे हैं और इनके लोगों पे भी चल रहे हैं, उन पे भी चल रहे हैं। और अगर फॉर एग्जांपल जैसे मुझे एतराज़ था कि जब ये वो मरियम का आया था, आपको याद होगा कि मेरी तो पाकिस्तान में बाहर लंदन में क्या पाकिस्तान में भी प्रॉपर्टी नहीं है। आप वो एक उनका जुमला लगा दें और बाकी जो वो आजकल ठीक है, आपका ये पॉइंट आ गया, आपका ये पॉइंट बड़ा वैलिड है कि अगर आप लोग करप्ट हैं तो ऑपोजिशन को कोर्ट में, मैं उनको जी सही है, बिल्कुल हम उनको कोर्ट में लेके गए थे। परवीशा साहिबा, ये पॉइंट तो बड़ा वैलिड है। तो ये दूसरे दिन क्यों वो कह रहे हैं कि जो आप हम पे करप्शन का कर रहे हैं असल में कामरान साहब मैं 1 सेकंड का सवाल पूछना चाहता हूं, अगर आप इजाजत दें। सिर्फ एक सवाल है छोटा सा। अगर हम मफरूज़े के तौर पे ये मान लें कि ये लोग करप्ट नहीं हैं, तो ये जिन लोगों का मैंने जिक्र किया है, इनके किचन चल जाएंगे, इनके चूल्हे जल जाएंगे, ये अपने माँ बाप की दवा ले आएंगे, ये अपने बच्चों को स्कूल भेज देंगे। आपको अवाम रिजेक्ट इस वजह से कर लिए कि आपने उन्हें बर्बाद कर दिया। आप आज भी ये लगे हुए हैं कि ये करप्ट है, वो करप्ट है। कितनी देर तक का ये करेंगे आप? कितनी देर तक? ये आपको कोई ख्याल नहीं है कि आप लोग वोट लेकर आए हैं, तो आप बताएं कि अगर आप करप्ट नहीं भी हैं तो इनके चूल्हे क्यों नहीं चल रहे? क्विकली दे, मैंने परवीशा के पास जाना, फिर मंदलीप साहब 1 मिनट में जवाब देना, जितनी देर का सवाल था। जी क्विकली फरमाइए। अच्छा, सबसे पहली बात तो ये है कि इन्होंने, आप खुद देख लें, आजकल हर अखबार में हर एविडेंस पे आ रहा है कि इन्होंने 16 अरब रुपए, ये सिर्फ एक, और उसके साथ जो इनके मुलाजमों और इनकी उसके अंदर अकाउंटों में से निकल रहे हैं जो कि पता ही नहीं है, 16 अरब रुपए सिर्फ एक ट्रांजैक्शन में मनी लॉन्ड्रिंग की। तो जब आप मुल्क को लूट के बाहर ले गए और आपने यहाँ पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट और ग्रे लिस्ट करा दिया क्योंकि आप मनी लॉन्ड्रिंग बंद नहीं करेंगे, और आप 30 सालों से ये काम कर रहे हैं, तो उस मुल्क के अंदर तो जब महंगाई आएगी और जब ये 3.5 साल के अंदर तो मनी लॉन्ड्रिंग भी आपने रोक दी थी, जवाब नहीं है ना, टैक्स भी आपने बढ़ाना था। यार एक मिनट कामरान साहब, जी इनके पास गरीब आदमी का कोई जवाब नहीं है। चले, गरीब आदमी के पास जवाब तो है ना, बैलेट के जरिए। 30 साल के गरीब आदमी को ऑब्वियसली आपने गरीब के पेट को निकाल के ही आपने वो फ्लैट्स बनाए हुए हैं। पॉइंट आ गया आपका। परवीशा साहिबा, मुझे ये लग रहा है कि इमरान खान साहब की गवर्नेंस एक बात और मैं, अगर आप इजाजत दें यार, परवीशा अगर इजाजत दें तो एक बात करना चाहता हूं। बाहर क्या, एक मिनट है, मैं परवीशा बात छोड़ देता हूं जी। अगर आप जरा वो जुमला दोबारा लगाएं मरियम को और साथ लगाएं वो जो शादी हो रही है। समझें तो मैं एक बात करना चाहूंगा, वरना छोड़ दूंगा। क्या बताएं जल्दी बताएं, क्या है मुसद्दिक साहब, बताएं जी। मैं ये पूछना चाहता हूं कि 1990 में जब काला धन सफेद करने की स्कीम आई थी तो किसने अपना काला धन सफेद? चलें, ये तो फिर ये बताई देंगी, लेकिन मैं परवीशा सवाल ये करूंगा, आपका पॉइंट आ गया। परवीशा साहिबा, बात ये कि मुझे ये लग रहा है कि इनकी गवर्नेंस जितनी पुअर, उनके पास एक यूएसपी रहेगी कि इमरान खान करप्ट नहीं है, और अगर उनके वुज़रा भी करप्ट नहीं, क्योंकि उन्होंने आपको चैलेंज किया है कि अगर वो करप्ट है तो ऑपोजिशन का काम है केसेस चलाएं। केस आपने कोई एक नहीं किया और इस करप्शन के खिलाफ आपने कोई एक प्रोटेस्ट नहीं किया। परवीशा साहिबा, देखिए कामरान, मैं इस पे अभी थोड़ी देर पहले आपको बड़ी तफसील से बता चुकी थी कि इस मुल्क के हालात और वाक़यात ऐसे होते हैं कि जब जाने का वक्त करीब होता है तो सारी शराफत और अमानत और दयानत बाहर आना शुरू हो जाती है। लिहाजा अब इतना टाइम नहीं रह गया, वो भी आ जाएगी। लेकिन ज़रा वो जुमला भी लगाएं जो IMF के दबाव पे कोविड के फंड में इन्होंने घपला मारा है 4 अरब का, वो भी लगाएं ना। यानी कि जो वबा में भी लोगों को नहीं छोड़ते, जब लोगों की सांसें बंद हो रही थी उस वक़्त भी जो हुकूमत नहीं छोड़ती, वो फिर मैं आपको कह रही हूँ, आपको बड़ा शौक़ था, आप सुन लें बातें वही, उससे ना 1 इंच इधर होगा ना 1 इंच उधर होगा। लेकिन मैं सिर्फ ये आपको कहूँ, आपने जरदारी साहब के बारे में पूछा, इन्होंने जवाब दिया। जरदारी साहब तो छुपने वाले दिन पैदा नहीं हुए, लेकिन उसको क्या कहें कि जो पंजाब पुलिस के डर से अपने घर की दीवारों पे सीढ़ी लगा के दीवार फलांग जाए। देखिए ना, बहादुरी की बात तो तब की जाए जब खुद भी कोई बहादुरी दिखाई जाए। अब बात ये है, ये जी आप जुडिशियल मूवमेंट के दौरान कह रही हैं, मुशर्रफ साहब के दौर में जब इमरान खान साहब अरेस्ट हुए, उसको तो बात पूरी किया करें यार, आप ये बात कर रही हैं जरदारी साहब को तो चलें दे दी, जरदारी साहब तो कहीं भी जा सकते हैं। ये जिन हालात में मुल्क को छोड़ के जा रहे हैं, आपको यरूशलेम भी पनाह नहीं देगा। तीसरी बात, आप अपने मलिक साहब कह रहे थे कि आप बना के दिखाएं। वो मलिक साहब कितने पैसों में आप चाह रहे थे कि बजट बने? तो मैंने एक बजट बनाया है, पता नहीं कितने पैसों में मलिक साहब कह रहे थे, 25,000 में कि 30,000 में आप हमें महीने का बजट बना दें। तो बजट इस तरह बन सकता है कि नंबर 1 सब्र, नंबर 2 सब्र, नंबर 3 सब्र, नंबर 4 घबराना नहीं, नंबर 5 फट्टा और नंबर 6
सकून सिर्फ कब्र में। ये है बजट इस वक्त, और ये पूरे पाकिस्तान पर यकसा तौर पर इन्होंने इंसाफ के साथ लागू कर दिया है। लिहाजा बात यह है कि इन हालात में भी जो ना देखना चाहें हकीकत, तो उनको आप किस तरह दिखा सकते हैं, क्या कह सकते हैं? जो ना समझना चाहें, जो बाहर झांक के भी कहें कि कुछ नहीं हो रहा। वो जैसे शाह फैरान गया था तो अपने आखिरी दिनों में वो इसी तरह के हालात थे और वो दौरा कर रहा था हेलीकॉप्टर में, तो लोग शाह फैरान को नीचे से लानत भेज रहे थे इशारे से, और वो कह रहा था कि मुझे सलाम कर रहे हैं। तो क्या कहा जाए बताएं? अंदलीब साहिबा, इशारा तो वही है, मामला लानत तक पहुंच गया। अवाम का गैज़ो गज़ब जो है हो जाए तो लानत है, उस तरफ हो जाए तो सलाम है। तो लिहाजा जो समझना ना चाहे, मुशर्रफ साहब भी तो कहते थे, मैं बाहर देखता हूँ एक काला कोट वाला वकील नजर नहीं आता। कहते थे कि नहीं कहते थे? यार ये काले कोट वाली करते रहे हैं। परवेज साहब, बात ये है, काले कोट वाली तहरीक को कभी याद आया आपको? मुझे याद आया, लेकिन वो काले कोट की तहरीक ने मुशर्रफ साहब को नहीं हिलाया। वो उसकी वजूहात कुछ और थी। मैं क्या बताऊं अब मैं, काले कोट की कोई तहरीक नहीं थी, वो जाली तहरीक थी। लेकिन उन्हें तो नहीं नजर आ रहा था। उसके नतीजे में निकला इफ्तिखार चौधरी, बस वो हमने देख लिया और भुगत लिया। अब हम आगे चलते हैं। अंदलीब साहिबा, लानत, क्रिटिसिज्म, वोट, ये वो सारी बातें छोड़े, आप ये सिर्फ ये समझाएं कि अगले 1.5 साल में आपका फोकस इनको जवाब देना है या अवाम के लिए कुछ करना है, और वो क्या है? वो प्लानिंग नजर नहीं आ रही है, क्योंकि अब जो रिसेंटली आपने IMF से मुआहदा किया उसमें तो बिल्कुल ही सब कुछ ही गिरवी हो गया, और इंक्लूडिंग जो सऊदी अरब से मुआहदा किया है वो भी बहुत डेरोगेटरी। तो आप निकलेंगे किस तरह जनाब? पहले तो इन कर्जों के जाल से, फिर डेवलपमेंट, फिर एम्प्लॉयमेंट, फिर ग्रोथ, ये किस तरह होगा? ये असल जो सवाल है। असल सवाल ये नहीं कि आप इनको जवाब दें, असल तो अवाम को आपने जवाब देना। अच्छा जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और ये इनको तो जवाब आपने खुद ही बता दिया कि इनकी तो मतलब इस सारे चक्कर के बावजूद अगर 1 सीट और 2 सीटें हैं तो ये तो वैसे ही फारिग हो चुके हैं, तो इनको तो जवाब ही नहीं देना चाहिए। हाँ, बात यह कि अवाम के लिए हम 2 बड़ी जो डेवलपमेंट्स हैं जो शुरू हो चुकी हैं। एक तो एहसास राशन कार्ड आ रहा है, जिस पे 30% आपको मंथली आपकी जो बेसिक नेसेसिटीज़ हैं, जिसमें आटा, दाल, चीनी वगैरह है, उस पर आपको डिस्काउंट मिलेगा, और वो प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है 8171 के उसके। सो इसमें जितने भी आपके 2.5 करोड़ वो ख़ानदान जो बहुत ही जिसको कहते हैं पिसे हुए हैं, उनको ये बिग रिलीफ मिलेगा। दूसरा जो एहसास जो सेहत कार्ड है, वो आप जानते हैं कि 1 जनवरी से सारे के सारे 10 लाख रुपए हर ख़ानदान को सेहत की फैसिलिटी, जिसमें अब प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी शामिल हो गए, पब्लिक हॉस्पिटल्स भी शामिल हो गए, हर घराने को ये नहीं कि सिर्फ द वेरी पुअर, सबको वो मिलेगा। उसके अलावा आपको ये पता है कि जो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस हैं, दुकानदार हैं, बाकी वाले हैं, उनको तो वैसे ही इंटरेस्ट रेट्स पे वो जो टर्फ हमारी पॉलिसी चल रही वो मिले। सो ये रिलीफ के मेजर्स हैं। ये जो वैसे भी आपको पता है, जो इस वक्त पेट्रोल की प्राइसेस नीचे आई हैं, हमने नीचे कर दिए और नीचे करेंगे। 17 के बजाय आपने सिर्फ 5 रुपए किए। मैं अगर रिकॉर्ड स्टेट कर दूं, ठीक है, आपका ये पॉइंट आ गया। मैं क्विकली अगर एक राय ले लूं, ये वैसे एक बात इंपॉर्टेंट है जो उन्होंने की है जी, अंदलीब साहिबा ने एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट की है कि ये एहसास राशन कार्ड 30% सब्सिडी और ये जो सेहत कार्ड, आई थिंक मुसद्दिक साहब इसी बेस पे इमरान खान साहब ये समझ रहे हैं कि 3 महीने में हालात बेहतर हो जाएंगे, परसेप्शन चेंज होगा। अच्छी बात, आप खुश होना चाहिए, मुल्क के हालात ठीक होंगे। पहुंची वहीं जी, पहुंची वहीं पे खाक जहाँ का खमीर था। राशन कार्ड से शुरू हुए थे 1960 के अंदर, राशन कार्ड पे पहुंच गए हैं 2022 के अंदर। यानी क्या ये मुल्क है कि आप राशन करके लोगों को तोल के देंगे गरीब आदमी को, क्योंकि मार्केट के अंदर से जाके तो वो ख़रीद नहीं सकता है। और ये जो आप 30% डिस्काउंट दे रहे हैं, मुझे बताएं इसके पैसे किधर से आएंगे? 180 रुपए का तो हो गया डॉलर, अब आप क्या करेंगे? प्रिंट करेंगे भाई? 184 का मिल रहा है ओपन मार्केट में, मेरे दिल से पूछें आप। 180 का तो वैसे ही आपको नजर आ रहा है, 184 का मुश्किल से मिल रहा है जी। 184 जी। मैं ये कह रहा हूँ कि आप महंगा आटा खरीदेंगे, सस्ता बेचेंगे, 30% कहाँ से लाएंगे पैसे? आप महंगी चीनी खरीदेंगे, सस्ती बेचेंगे, सऊदी अरब जिंदाबाद, लाएंगे भाई पैसे आपके पास है नहीं, आप बैंकरप्ट हो चुके हैं। सऊदी अरब ने कहा है कि आप हाथ नहीं लगा सकते उस पैसे को जो रिजर्व के अंदर हमने डाला है, और जब हम चाहेंगे वापस ले जाएंगे। 72 घंटों में IMF ने आपको शर्त लगाई है कि आप डिस्काउंट नहीं किसी को दे सकते, डिस्काउंट नहीं, सब्सिडी विड्रॉ करवाने का भी IMF आपको कह रही है कि बिजली की कीमत, आप बिजली जो गरीब आदमी को सब्सिडी देते थे वो खत्म करें, तेल की सब्सिडी खत्म करें, और आप कह रहे हैं कि हम जनरल सेल्स टैक्स बढ़ाएं।
कोई और हर दरवाज़ा तो आप खटखटा चुके हैं, हर जगह से तो हम मुंह की खा चुके हैं। अब क्या करेंगे? लोगों की खाल खींच लेंगे? कहां से आप ये देंगे 30% जो डिस्काउंट दे रहे हैं? आपके पास कोई तरीका है कार? कहां से देंगे दिलीप साहिबा? शराइ बढ़ा कहां दी से अपनी देंगे? पॉलिसी रूट। एक मिनट जी, आखिरी चीज जी हमारे वो दोस्त हैं शौकत तरीन साहब, वो कहते हैं मैंने ग्रोथ इकोनॉमी चलानी है, मैंने लोगों के लिए एम्प्लॉयमेंट पैदा करनी है। एक इनके हैं जिसको ईस्ट इंडिया कंपनी के चेयरमैन जिनको ये लेकर आए हैं साहब बहादुर, जो चलाते हैं इनका स्टेट बैंक, जी उन्होंने इंटरेस्ट रेट जो है वो 10% से ज़्यादा बढ़ा दी है। यानी बैंक अगर बैंक से कर्जा ले तो वो 12% 11% पे पहुंच गया है। अगर आम आदमी ले तो 13 से 14% पे। आप कहाँ से? मुसद्दिक साहब, आपकी तो बातें खत्म नहीं होंगी, मेरे ब्रेक का टाइम काफी देर से हो गया। ये देख लेते हैं, एक ब्रेक वक्फा लेते हैं, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि ये जो सेहत कार्ड है ये बड़ी हुकूमत ने कमाल ड्रामेटिक मूव किया, किस तरह की मैं बताता हूँ आपको एक ब्रेक के बाद। हुकूमत के एक नुमाइंदे में अपनी चालाकी बता रहे थे कि सेहत कार्ड देखें जी, हमने आईडी कार्ड पे नहीं सेहत कार्ड दिया, हमने जो तिरंगा जो कलर वाला झंडा है पाकिस्तान तहरीक उस पर दिया है। अब पता नहीं कितने लाख घरों के अंदर, करोड़ों घरों के अंदर वो पब्लिसिटी के तौर पे जाएगा। लेकिन क्या ये पब्लिसिटी इनफ है लोगों की भूख और इफलास और उनका लेवल ऑफ स्टैंडर्ड अप करने के लिए और भूख इफलास ख़त्म करने के लिए? ये सबसे बड़ा अहम सवाल है जो अगले इलेक्शन में लाजमी आएगा। केपी का रिजल्ट आपका अभी तक का सामने है, पंजाब का आने वाला बल्दियाती जनरल इलेक्शन भी सामने है। मुझे दीजिए कल तक इजाज़त। दुनिया खबर की दुनिया।